तो चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं। जो भी रेलवे एएलपी या टेक्नीशियन वाले हैं उसके लिए ये बैच वीडियो लेके आए हैं, जिसमें कि सिर्फ साइंस का सीरीज रहेगा। साइंस के साथ कुछ जीके के भी क्वेश्चन होंगे। लगभग 3000 क्वेश्चन है हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, बारी बारी से सभी क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। तो ये 3000 क्वेश्चन जो है ये बारी में लगभग 10 सीरीज में आएगा। 200 से 300 क्वेश्चन एक सीरीज में लगभग करवाएंगे। तो पहले आप स्टार्ट करते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, केमिस्ट्री के मिलेंगे, बायोलॉजी के मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन जीके के भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश रंग कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखता है। इसका आंसर सी दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। दूसरा नंबर, मीथेन किसके वायुमंडल में सबसे ज्यादा मीथेन उपस्थित होता है। तो मीथेन सबसे ज्यादा है बृहस्पति के वायुमंडल में। ठीक है, सूर्य तो हाइड्रोजन के कारण बना होता है। ठीक है, चंद्रमा पे ऑक्सीजन की मात्रा होती है, मंगल ग्रह पे नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, मंगल ग्रह पे किसकी मात्रा है? नाइट्रोजन की मात्रा है। सूर्य पे हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और चंद्रमा पे क्या पाया जाता है? ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 40% में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आकाशीय पिंडों का अध्ययन किसके अंदर करते हैं? आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं एस्ट्रोनॉटिक्स के अंदर। ठीक है, एस्ट्रोनॉटिक्स के अंदर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खगोलीय इकाई निम्न में बीच की औसत दूरी। खगोलीय इकाई निम्न किसके बीच की? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय इकाई या फिर खगोलीय मात्रक कहते हैं। खगोलीय इकाई या फिर खगोलीय मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगाता है। 365.25। ठीक है, 365.25 दिन लगाता है। इसीलिए 4 वर्ष के बाद क्या होता है? एक लीप वर्ष होता है। 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष होता है, क्योंकि 2-5 करके चौथा साल क्या हो जाएगा? वो एक दिन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 साल में वो एक दिन पूरा कर लेता है, इसीलिए चौथा साल जो हमारा होता है वो लीप वर्ष, मतलब एक दिन बढ़ जाता है। ठीक, तो पृथ्वी जो होता है वो हमारे सूर्य के चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 365.25। ठीक, 365.25 दिन में ये पूरा चक्कर लगाती है। इसलिए उसमें 365 नहीं मारना है, 365.25 मारना है। ठीक, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पे कदम रखा था? चांद पे कदम किसने रखा? सबसे पहले किस वर्ष रखा गया था? तो 1969 में रखा गया था। चांद पे कदम सबसे पहले किस वर्ष रखा गया था? 1969 में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चांद पे पहला कदम 1969 में रखा गया था, लेकिन चांद पे पहला कदम रखा किसने था? चांद पे पहला कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। डेट क्या था? तो डेट था 20 जुलाई। बीस जुलाई 1969 को। ठीक है, अब अगला देखते हैं। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इन दो ग्रहों के बीच में विद्यमान। किस दो ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में।
आंसर क्या दिया हुआ है हमारा? बी दिया हुआ है। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत ज्यादा गैप पाया जाता है, इसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, लाल ग्रह के नाम से। लाल ग्रह तो लाल ग्रह जाना जाता है, मंगल को जाना जाता है लाल ग्रह के रूप में। अब शुक्र को किस ग्रह के रूप में जाना जाता है? शुक्र ग्रह को नाम से जाना जाता है भोर या सांझ का तारा। भोर या सांझ का तारा। और क्या कहा जाता है शुक्र को? पृथ्वी की बहन। ठीक है, चमकीला ग्रह। ठीक है, ये सब किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक, अब देखिए क्या कहते हैं, बुध जो होता है सबसे हॉटेस्ट, बहुत ही ज्यादा गर्म ग्रह होता है, क्योंकि ये क्या होता है सूर्य के सबसे ज्यादा ही नजदीक पाया जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? बुध। सबसे गर्म जगह पे पाया जाएगा कौन? जो सबसे सूर्य के जो सबसे नजदीक होगा वो सबसे गर्म होगा। तो सबसे नजदीक कौन है? सूर्य के सबसे नजदीक है बुध है। ठीक है, और यहाँ पे मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। ठीक, शनि में क्या पाया जाता है? छल्ला पाया जाता है। छल्ले वाला ग्रह पूछेगा तो क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया दिया है? तो C नंबर हो गया इरिस, नया नाम होगा। ठीक है, नया नाम क्या दिया है? इरिस नाम दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? S चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल के सिद्धांत किसने दिए थे? S चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कार। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम तो आप सबको पता होगा कि न्यूटन ने दिया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। ठीक है, एडिसन ने क्या किया था? एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक, फैराडे विद्युत से रिलेटेड खोज किए थे। अब क्या हेली धूमकेतु का सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में? 76 वर्ष में करता है। और ये देखने में कैसा होता है? ये देखने में जब ये हर 76 वर्ष के बाद ये दिखाई देता है, मतलब 75 वर्ष के बाद 76वां वर्ष, और ये देखने में इसकी आकृति झाड़ू के जैसी संरचना होती है। संरचना कैसी होती है? झाड़ू के जैसी संरचना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल पर शुरू हुआ था, जिसकी खोज की थी, जिन्होंने खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ठीक है, इसी के नाम पे हम नोबेल पुरस्कार अब दिया जा रहा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जो इससे हम सूक्ष्म चीजों को देख पाते हैं, तो उसका हम आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने। नोल और रुस्का ने इसका आविष्कार किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। अल्टीमीटर, बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो बैरोमीटर का उपयोग जो होता है हवा की क्या कहते हैं दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। प्लानीमीटर, ये जो प्लानीमीटर है, प्लानीमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो प्लानीमीटर का जो उपयोग है इसका हम कहते हैं क्या कहते हैं, अनियमित वक्र सतह जो होता है, अनियमित मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो वक्र सतह होता है, इसको सीधे तरह से मापने के लिए एक उपकरण होता है जिसका हम उपयोग प्लानीमीटर के लिए, अनियमित वक्र क्षेत्र। ठीक है, अब क्या बच्चा, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं?
तो हाइड्रोमीटर का जो उपयोग होता है इसका हम उपयोग करते हैं किसके लिए? तरल पदार्थ का घनत्व मापने के लिए। किसी भी तरल पदार्थ का घनत्व मापना है उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ऊंचाई के मापने के लिए किसका उपयोग? अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युक्ति में से किसको मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो मोटर गाड़ी में आप देखते होंगे कि रेडिएटर का उपयोग करते हैं, इसमें पानी डाला जाता है। ठीक है, पॉलीग्राफ तो झूठ पकड़ने की एक मशीन होती है। टरबाइन क्या होती है? तो टरबाइन जो होता है इसका हम उपयोग क्या चीज के लिए करते हैं? विद्युत बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, और अगला क्या है? वो उपकरण कौन सा है जिसे समुद्र की गहराई मापने के लिए? समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापा जाता है? सोनार के द्वारा मापा जाता है। और दूसरा फेदोमीटर भी होता है। ठीक है, फेदोमीटर भी होता है और ये सोनार यहाँ पे इसका आंसर होगा। ठीक है, और रडार का उपयोग क्या होता है? तो रडार का उपयोग जो होता है वो क्या कहते हैं, कोई भी आसमान में उड़ रही वस्तु को पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे हवाई जहाज हो गया या फिर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहाँ उड़ रहा है इसका पता करने के लिए हम रडार का उपयोग करते हैं। अगला है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का उपयोग क्या होता है? तो वेंचुरीमीटर जो होता है इसका उपयोग पाइपलाइन के अंदर जो क्या कहते हैं कोई भी चीज का प्रवाह होता है, तरल पदार्थ जैसे जल हो गया, ठीक है, पानी हो गया, ये सब का प्रवाह यदि हम पाइपलाइन के अंदर, किसके अंदर? पाइपलाइन के अंदर हम जल कोई तरल पदार्थ का प्रवाह जो होता है उसका हम प्रवाह की दर को मापने वाला, पाइपलाइन में तरल के प्रवाह की दर को मापता है। तो पाइपलाइन के अंदर तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को कौन मापता है? वेंचुरीमीटर। ठीक है, वेंचुरी जैसे कि तरल पदार्थ तो कोई भी हो सकता है, जल हो सकता है या फिर क्या कहते हैं लिक्विड क्या कहते हैं जो हमारा कच्चा तेल हो सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का। सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए उपयोग करते हैं हाइग्रोमीटर का। ठीक है, लेक्टोमीटर का उपयोग करते हैं दूध की शुद्धता मापने के लिए। दूध की शुद्धता मापने के लिए लेक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी हाइड्रोमीटर तो बताया। पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर का उपयोग, तो पोटेंशियोमीटर का जो उपयोग होता है ये हम पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए हम पोटेंशियल मीटर, ये विद्युत उपकरण में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? ठीक है, तो इसका विकास जो किया था किसने किया था? वर्सन वॉन ब्राउन ने। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्सन वॉन ब्राउन ने किया था। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र किस कहते किस, ये तो एक जैसे कि हिंदी वर्ड हो गया, तो इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? मिसाइल। तो मिसाइल का विकास मतलब मिसाइल को किसने बनाया था? ठीक है, तो भारत में जो है, भारत में तो इसको किसके द्वारा माना जाता है? तो भारत में मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे ठीक है, भारत में जो मिसाइल मैन बोला जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाता है, लेकिन इसका जो विकास किया था किसने किया था? वर्सन वॉन ब्राउन ने किया था। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार, टीवी जो होता है, टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो टीवी का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था। टीवी का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है?
हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरज की किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ठीक है, सूरज की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो सिर्फ सूरज की जो तीव्रता होती है वो मापी जाती है एक्टिनोमीटर से। सूरज की तीव्रता किससे मापी जाती है? एक्टिनोमीटर से मापी जाती है। अब इसमें दिया हुआ है बैरोमीटर का उपयोग क्या होता है? ठीक है, अब बैरोमीटर से किसकी माप करते हैं हम? तो बैरोमीटर जो होता है वो हम मापते हैं हवा की तीव्रता को मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद कैक्सोग्राफ। अब अगला देखते हैं, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए उपयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? डिक्टाफोन कहा जाता है। डिक्टाफोन कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघाच्छादित रातें, मतलब जिस रात में बादल ज्यादा लगा हुआ हो, कहता है मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रात की तुलना में किसके कारण अधिक गर्म होती है? तो किसके कारण अधिक गर्म होती है? तो स्थलीय विकिरण के कारण। स्थलीय विकिरण के कारण अधिक गर्म होती है। कारण क्या है? जब ऊपर में बादल लगा होता है। ठीक है, तो जब बादल लगा होता है तो नीचे से जो विकिरण की जो उष्मा ऊपर जा रही होती है, बादल उसको क्या करता है? बादल उसको रोक देता है। तो नीचे से वहाँ ऊपर जा रही जो विकिरण उष्मा है वो ऊपर नहीं जा पाती है और वो विकिरण उष्मा नीचे ही रह जाती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ महसूस होता है। ठीक है, वैसे भी आप जिस समय में जैसे बारिश का मौसम होता है, जब घना बादल लगता है तो उससे पहले आपको गर्मी लगती होगी। ठीक है, हल्का गर्मी का महसूस होता है। तो वो इसलिए होता है जब ऊपर में बादल छा जाता है, तो बादल के छा जाने से नीचे का जो स्थलीय विकिरण की उष्मा होती है, जैसे कि धरती गर्म होता है, धरती जब गर्म होता है तो वो उष्मा को छोड़ता है, उष्मा छोड़ता है तो वो वापस जो नीचे से विकिरण उष्मा है वो ऊपर नहीं जा पाती, इसीलिए हमको ज्यादा गर्मी महसूस होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किरण युग्म में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? कौन सी विद्युत चुंबकीय होती है? एक्स किरण और गामा किरण विद्युत चुंबकीय होती है, मतलब पैरामैग्नेटिक होती है। अब एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ठीक है, तो यह वक्रता केंद्र पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब तो वक्रता केंद्र पे ही बनता है। यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पे बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जल से भरा हुआ एक बीकर है जिसमें कि सिक्का कैसा प्रतीत होता है? ऊपर उठा हुआ। ये किस घटना के कारण होती है? परावर्तन, अपवर्तन या फिर विवर्तन? कौन सा घटना? इसमें अपवर्तन होता है। कौन सा घटना होता है? अपवर्तन। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का टकरा करके बाहर की ओर लौट जाना। जैसे प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक है, जिस माध्यम से प्रकाश आ रही है उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से आ रही है वापस इसी रास्ते में चली गई, इसी माध्यम में, एक माध्यम ये हो गया, दूसरा माध्यम ये हो गया। तो जिस माध्यम से आई थी उसी आया तो उसी माध्यम में प्रकाश जब चला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन एक माध्यम से आके दूसरे माध्यम में चले जाना, उसके तो क्या होता है? या तो वो प्रकाश अपने अक्ष से अभिलंब, ये जो अक्ष होता है इसको हम अभिलंब बोलते हैं, इससे या तो दूर चले जाता है तो या फिर क्या होता है? नजदीक आ जाता है। तो इसको जो हम बोलते हैं इसको अभिलंब बोलते हैं। तो या तो ये दूर चले जाएगा या फिर क्या करेगा? अभिलंब के नजदीक आ जाएगा। तो जब ये कब होता है? अभिलंब के नजदीक कब आता है? अभिलंब के दूर कब जाता है? इसको जानने के लिए आप देखिए, जिसको ये अभी समझ नहीं आ रहा है तो वो हम ये पूरा प्रकाश चैप्टर हम बता दिए हैं, फिजिक्स का पूरा जो है डिटेल में हम पूरा पढ़ा चुके हैं। तो हम प्लेलिस्ट का यहाँ डाल देंगे, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, जैसे अपवर्तन और क्या कहते हैं? परावर्तन और अपवर्तन होता है। तो परावर्तन यदि दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे परावर्तन हो रहा है। सेम माध्यम में जा रहा है तो यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो वहाँ अपवर्तन होती है। ठीक है, अपवर्तन कब होता है? जब अभिलंब के तरफ
झुक जाए। ठीक है, एक होता है सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। अब सघन माध्यम किसको बोलेंगे और विरल माध्यम किसको बोलेंगे? सघन माध्यम जैसे कांच हो गया, जिसका पार्टिकल आपस का पार्टिकल ज्यादा क्लोज मतलब ज्यादा नजदीक में जुड़ा होता है उसको हम सघन बोलते हैं। जिसका पार्टिकल जो होता है, जिसका कण दूर दूर होता है उसको हम विरल माध्यम कहते हैं। तो सघन माध्यम जैसे क्या हो सकता है? हवा हो गया सघन माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम, हवा हो गया विरल माध्यम, सॉरी, हवा क्या होगा? विरल माध्यम। सघन माध्यम में क्या हो सकता है? कांच हो सकता है। तो कांच से हवा में यदि हम कांच से यदि हम प्रकाश को किधर भेजेंगे? हवा में। तो कांच है सघन माध्यम। तो यहाँ से जब प्रकाश आएगा तो ये क्या हो जाएगा? अविलंब से दूर की ओर मुड़ेगा। ठीक है, और वहीं पे यदि क्या हो, विरल माध्यम से हम सघन माध्यम में भेजेंगे। क्या हो? यदि हम कहाँ से भेजें? विरल माध्यम से हम भेजेंगे सघन माध्यम में। तो विरल माध्यम से जब हम सघन माध्यम में भेजेंगे, ये ऊपर वाला हम ले लेते हैं विरल माध्यम, नीचे वाला माध्यम है सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो क्या होगा? अविलंब से ये नीचे की ओर अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अपवर्तन क्या होता है? परावर्तन में क्या होता है? जो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? जब क्या कहते हैं, प्रकाश जो होता है जब क्या कहते पूरी तरह से अपना परावर्तन कर लेता है तो वहां पे क्या होता है? वो एक क्या कहते हैं भ्रामक उत्पन्न कर देता है। जैसे कि रोड पे चलते हुए जब पूरी क्या कहते हैं गर्मी वाले दिन होते हैं, जिस समय सूरज बहुत चढ़ा हुआ हो, उस समय जब आप निकलेंगे तो रोड पर आपको पानी महसूस होता है। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं रेगिस्तान में पानी का महसूस होना, जिसको हम मृग मारीचिका कहते हैं। ठीक है, मृग मारीचिका कहते हैं। तो ये कब होता है? जब प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकाश के परावर्तन होने पे उसका जो एंगल होता है वो यदि 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वहां पर मृग मारीचिका बनता है। कैसा हो जाए? जैसे यहाँ पे है, मान लीजिए ये प्रकाश ये सतह है और इस पे ये प्रकाश की किरण यहाँ से ये प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और परावर्तित किरण जो होती है वो यदि ऐसे इसी लाइन पे ऐसे मुड़ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ये चमकदार सतह बन जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये पूरा चमकने लगता है। जहाँ जैसे कि मैदान क्या कहते हैं सड़क पे पानी का महसूस होना या फिर रेगिस्तान में पानी का महसूस होना, ये सब जो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही महसूस होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि एक अविलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है, ध्वनि किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे निर्भर करता है। ठीक है, ध्वनि का जो अभिलक्षण तार होता है वो किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत तो आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या अभिदृश्य के फोकस दूरी की नेत्रिका के फोकस दूरी का अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? किसके लिए 1 से अधिक होता है? दूरदर्शक के लिए। अभिदृश्य की फोकस दूरी और नेत्रिका की, अभिदृश्य मतलब जिसके द्वारा हम देख रहे हैं उसकी, और नेत्रिका की फोकस दूरी का अनुपात। जैसे क्या होता है जब हम दूरबीन का सूक्ष्मदर्शी या फिर दूरदर्शक का ऐसे हम उपयोग करते हैं, ठीक है, तो वो इस टाइप का होता है। एक साइड से हम देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए इस साइड से हम देख रहे हैं, ये हो गया क्या? अभिदृश्यक। और इधर हो गया नेत्रिका और ये हो गया अभिदृश्यक। ठीक है, तो दोनों की फोकस दूरी का जो अनुपात होता है वो 1 से अधिक होता है। ये किसके अंदर होता है? तो दूरदर्शक के अंदर होता है। ठीक है, अगला लॉ ऑफ
फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक्सरे उत्पादित होती है तो एक्सरे जब उत्पादित होती है तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। किसका ताप स्थिर रहता है? लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है? न्यूनतम ताप किसके? केल्विन पैमाने पे। केल्विन कहाँ तक? 0 डिग्री सेल्सियस द्योतित करता है। कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है, ठीक है। अगला क्या है? सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथन में कौन सही है? सरल आवर्त गति में सरल लोलक के लिए माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम, माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, माध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो माध्य स्थिति में कौन सी गतिज ऊर्जा अधिकतम किसमें होती है? सरल लोलक के अंदर माध्य स्थिति में क्या अधिकतम होती है? गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ठीक है। सरल लोलक की माध्य स्थिति, इसके अंदर क्या अत्यधिक होती है? गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं माध्य स्थिति कहते किसको है, ठीक है। तो सरल लोलक के अंदर 3 स्थिति होती है, ठीक है। तो 3 स्थिति में कौन कौन होती है? तो एक होती है साम्यावस्था, एक होता है माध्य अवस्था, ठीक। ये मान लीजिए हमारा क्या है? सरल लोलक है। अब इस सरल लोलक की स्थिति जो होगी, एक ये होगी, दूसरी ये होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये होगी माध्य। तो मीडियम में कौन सा है? माध्य में ये है माध्य स्थिति, माध्य स्थिति। माध्य स्थिति कौन हो गया? ये हो गया। यहाँ पे अधिक गतिज ऊर्जा क्या होती है? अत्यधिक होती है, ठीक है, अत्यधिक होती है। यहाँ पे कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कहाँ पे होती है? यहाँ पे, ठीक है। अब लोलक से संबंधित और क्या क्वेश्चन हो सकता है? यदि लोलक की लंबाई को हम बढ़ा दें, लोलक की लंबाई को हम दोगुनी कर दें, ठीक है, तो उसका जो है आवर्तकाल क्या होगा? लोलक की यदि हम लंबाई को दोगुनी कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक लोलक की लंबाई यहाँ से x है, ठीक है। तो यदि लोलक की लंबाई को हम क्या कर दें? 2x कर दें, इसको बढ़ा के क्या कर दें? 2x। तो लोलक की लंबाई यदि हम दोगुनी कर दें तो उसकी आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारा आवर्तकाल हो जाएगा बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। आवर्तकाल कितना से बढ़ेगा? दोगुनी कर देंगे तो उसका आवर्तकाल भी दोगुना हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कण बोसोन, बोसोन नाम का संबंध किससे होता है? बोसोन नाम का संबंध जेसी बोस, एनएस बोस, आइजक न्यूटन या एल्बर्ट आइंस्टाइन। एनएस बोस। बोसोन का संबंध किससे है? एनएस बोस से है, ठीक है। इन्होंने किसके खोज की थी? क्या कहते हैं? बोस आइंस्टाइन जो कण होती है उसके बारे में। आइंस्टाइन के निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आइंस्टाइन को किस सिद्धांत की खोज के लिए भी नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत के सिद्धांत, इसी के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए तो हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, ठीक है। और नहीं तो दूसरा हम खगोलीय मात्रक यूज करते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को हम खगोलीय मात्रक का एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड है आवेश की इकाई। शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई, तो शक्ति की इकाई होती है वाट, ठीक है। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है, ठीक है। 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है, ठीक है। अब क्या वोल्टेज की इकाई क्या हो जाएगा? वोल्ट होगा, ठीक है। अब अगला क्या? ऊर्जा की इकाई क्या होगी? जूल होती है। ऊर्जा की इकाई जूल हो गया, शक्ति की इकाई वाट हो गया, वोल्टेज की इकाई वोल्ट हो गया, ऊर्जा की और आवेश का इकाई क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। आवेश की इकाई एम्पियर सेकेंड होती है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन का सामान्यतः कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? आयतन की माप के रूप में कंटेनर के लिए, कंटेनर में बैरल से संबंधित व्यक्त करने के लिए, आयतन की माप के लिए हम गैलन का उपयोग करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं होती है? सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। आंसर यही हो जाएगा। विस्थापन की भी इकाई होती है, दाब की इकाई भी होती है, घनत्व की भी इकाई होती है, ठीक है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष प्रकाश की इकाई नहीं है, प्रकाश की गति की इकाई नहीं है, समय की इकाई सेकेंड होता है, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, ठीक है। दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रा, वाणिज्यिक मतलब फैक्ट्री के सबके लिए जो यूज होता है उसी को हम वाणिज्यिक मात्रा कहते हैं। तो इसमें किलोवाट आवर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका भी जूल का भी उपयोग हम विद्युत ऊर्जा में करते हैं, लेकिन सबसे क्या वाट का भी उपयोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोग करते हैं वाणिज्यिक मतलब होता है फैक्ट्री सब में जो उपयोग होता है, ठीक है, बिजनेस पर्पज से, उसमें किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं। अब अगला क्या? दी गई भौतिक राशि में से सापेक्ष राशि नहीं है, ठीक है। तो सापेक्ष राशि कौन नहीं है? समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है, ठीक। अब इसमें सापेक्ष राशि जो होती है, सापेक्ष राशि होती क्या है, ठीक है। तो सापेक्ष राशि जो होती है जो दूसरे पे डिपेंड हो, ठीक है। तो दूरी समय का तो ऐसा ही, समय का तो मात्र सेकंड होता है, ये किसी और के साथ तो डिपेंड है नहीं, ठीक है। अगला क्या है? प्रतिदीप्ति, ल्यूमिनेशन का मात्र माप किसके द्वारा हम करते हैं? ल्यूमिनेशन का माप हम लक्स मीटर के द्वारा करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए, मिली वोल्ट मीटर का उपयोग हम वोल्टेज के लिए करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट का काम ईंधन के रूप में, ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज जो होती है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, इसीलिए यदि आपको थकान महसूस होता होगा आप देखते होंगे ग्लूकोज आदमी 5 गिलास में घोर के पी जाता है, ठीक है। ये जो होती है ये तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है हमें, इसीलिए ग्लूकोज ये जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अगला, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है?
कैप्सूल का आवरण जो होता है वो स्टार्च का बना होता है, ये पानी में जाते ही घुल जाता है। इसका एक गुण क्या होता है, ये पानी में के अंदर आने पे घुल जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अम्ल तथा भस्म की परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्ल और भस्म की परीक्षण के लिए हम प्रयोग किसका करते हैं? तो लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, अम्ल और भस्म का परीक्षण कैसे करते हैं? लिटमस पत्र के द्वारा करते हैं। तो उसमें लिटमस पत्र में ये नंबर दिया हुआ रहता है 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 9 10, ठीक है, फिर 11। जिसका पीएच मान 7 होता है तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो ना ही अम्ल होगा ना ही भस्म होगा। यदि पीएच 7 से कम है तो क्या कहलाएगा? यदि पीएच 7 से कम है तो वो कहलाएगा अम्ल, और पीएच यदि 7 से अधिक हो रहा है ये कहलाएगा भस्म। तो पीएच 7 से जितना कम होता जाएगा उतना ज्यादा अम्लीय होता जाएगा, पीएच 7 से जितना अधिक होता जाएगा उतना ही ज्यादा भास्मिक गुण होगा उसमें। ठीक है, और कहता है जो अब यदि कोई अम्ल है उसमें यदि उसको हम यदि न्यूट्रल करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसमें भस्म की मात्रा मिलाएंगे। ठीक है, जो प्रबल अम्ल है उसमें प्रबल भस्म मिलाते हैं। यदि प्रबल अम्ल कहीं पे उसको हमको न्यूट्रल करना है, ठीक है, उदासीन करना है, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, ये क्या हो जाएगा? उदासीन आ जाएगा। तो 7 जो पीएच होता है वो क्या होता है? 7 पे उदासीन रहता है। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 हॉर्स पावर कितने किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ये तो आपको रटा होगा, इसमें नहीं है। अब अगला, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। 1 नंबर आ गया, 1 सेकेंड, 50। अच्छा, यहाँ तक हमारा 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं, 51 नंबर से होगा हमारा। ठीक, यहाँ से जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट होगा। ठीक, ये हो गया हमारा 51 नंबर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? लोहे पर ताप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लोहे पर को जब हम भाप की अभिक्रिया, भाप में क्या होता है? पानी की मात्रा उत्पन्न होती है। तो लोहे पर जब हम भाप की अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके अंदर है H2O रहता है। ठीक है, तो उधर क्या होता है? Fe है, Fe के साथ O मिलके फेरस ऑक्साइड बना लेता है और H2 गैस उत्पन्न होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन थे? कंप्यूटर के जनक बेबेज, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स बेबेज के बाद नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता कौन है? नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की थी। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? टेलीफोन ग्राहम बेल जी ने की थी। जेम्स वाट ने भाप इंजन का किया था। ठीक है, J.L. बेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन, देखिए क्या है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जे पार्किंसन। तो नहीं, जे पार्किंसन ने पेनिसिलिन का उपयोग खोज नहीं किया था। ठीक, जे पार्किंसन ने किसका खोज किया था? पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन को खोज की थी
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ये तो अभी पीछे भी अभी देखे थे हम, नोल और रुस्का ने। ठीक है, नोल और रुस्का ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नोल और रुस्का ने की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार टीएच मैमन ने किया था। लेजर का आविष्कार टीएच मैमन ने किया था, लेजर का आविष्कार। अब अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो होता है उसका आविष्कार एकर्ट एंड मोस्ले ने किया था। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। जो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज बनाए थे वो एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था? एकर्ट मोस्ले ने किया बनाया था, लेकिन सबसे पहले बनाए थे चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए कंप्यूटर का आविष्कार जब भी पूछा जाता है तो हम सीधा मारते हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है, लेकिन यदि डायरेक्ट पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये बनाए थे कौन सा कंप्यूटर? मैकेनिकल। ये मैकेनिकल कंप्यूटर बनाए थे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज किसने की थी? जो कि अभी जो हम कंप्यूटर चला रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है, ये इसकी खोज एगर्स मोस्ले ने किया था। पारद थर्मोमीटर का आविष्कार, जिसके अंदर पारा भरा होता है, पारद थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? फॉरेनहाइट ने किया था। ठीक है, गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? दूरबीन की खोज की थी। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो नोबेल ने डायनामाइट। ये भी क्वेश्चन को अभी पहले देखे थे। ठीक है, नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने। इसी के नाम पे क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वर्षा की अम्लता के द्वारा मापी जाती है। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा? पीएच मीटर के द्वारा हम मापते हैं। पीएच मीटर के द्वारा उसके हम यदि पीएच वैल्यू 7 से कम है, जो जितना ज्यादा कम होगा उसका पीएच वैल्यू उतना ज्यादा अम्लीय होगा वो। ठीक है, बैरोमीटर, उसके बाद है हाइग्रोमीटर। इसके बारे में तो अभी भी पहले देखे हैं। महासागर में डूबी स्थिति का जानने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। ठीक है, सोनार का उपयोग कैसे करते हैं? तो सोनार का जब यदि हम, सोनार क्या होता है, उसके द्वारा तरंग निकलती है। सोनार के द्वारा तरंग निकलती है। तो समुद्र, जैसे ये समुद्र की सतह है, इसके ऊपर सोनार डाला जाता है। ठीक है, तो सोनार की किरण यदि समुद्र के नीचे दबी कोई भी वस्तु यहाँ पे है, तो सोनार की किरण जो यहाँ तक जाएगी तो ये वापस टकरा के वापस रिटर्न आ जाएगी। तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा यहाँ पे वो सेफ क्रिएट कर देगा। तो इससे पता चल जाता है सोनार के अंदर की वस्तु की स्थिति कितने दूर पे है और किस शेप में है। ठीक है, पायरोमीटर निम्नलिखित में मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए? उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है, सापेक्ष आर्द्रता की माप हम किसके द्वारा करते हैं? तो सापेक्ष आर्द्रता की माप हम हाइग्रोमीटर के द्वारा करते हैं। सापेक्ष आर्द्रता की माप हम हाइग्रोमीटर के द्वारा करते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर अलग होता है और हाइड्रोमीटर अलग होता है। ठीक है, अब इसका भी देख, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जो होता है इसका उपयोग हम क्या चीज के लिए करते हैं? पोटेंशियोमीटर तो बताए थे, पोटेंशियल मापने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर हम दूध की माप करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम पानी के अंदर किसी भी चीज यदि डूबी हुई है या फिर क्या कहते हैं उससे पानी का जो अंदर उसकी घनत्व होता है, इसका माप करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, पानी की तुलना में
पानी की तुलना में किसी तरल पदार्थ के घनत्व या किसी तरल पदार्थ के घनत्व पानी की तुलना में किसी तरल पदार्थ का जो घनत्व हम पता करते हैं किससे, पानी की तुलना में, तो वहां पर हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर का उपयोग हम सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पता करने के लिए करते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा हम किसकी, गैस के दाब की माप करते हैं। ठीक है, वायुदाब हम बैरोमीटर से उपयोग करते हैं वायुदाब को मापने के लिए। निम्न में किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए करते हैं? अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, कार्बोरेटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? कार्बोरेटर आप देखे होंगे बाइक में लगा होता है, तो इंजन के पेट्रोल की आपूर्ति करने के लिए नहीं, पेट्रोल की शुद्ध करने के लिए, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए, ये सही है। आप देखे होंगे बाइक जो होती है, बाइक के नीचे में एक पतली सी पाइप निकली हुई रहती है। ठीक है, तो वो पाइप क्यों दी जाती है? पेट्रोल के साथ हवा को मिक्स करने के लिए दी जाती है। उसके द्वारा हवा कार्बोरेटर के अंदर आके मिक्स होता है। ठीक है, तो वहां पे हम इंजन में कंबसन के लिए उसका उपयोग होता है। सूरज की किरण की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य के किरण की तीव्रता कितनी है, ये किसके द्वारा? एक्टियोमीटर। सूर्य के किरण की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? एक्टियोमीटर। साइक्लोट्रॉन्स किसकी त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसको त्वरित करने के लिए किया जाता है? परमाणु को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? कोई भी उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन जो होता है वो किसके द्वारा हम माप सकते हैं? स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा माप सकते हैं। उड़ता हुआ चीज है, हवा में उसका तापमान, हवा में उसकी घूर्णन पता करना है, तो उसका हम किसके द्वारा पता करते हैं? स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा पता करते हैं। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ या फिर हाइड्रोमीटर, किसके द्वारा पता करते हैं? सिस्मोग्राफ के द्वारा पता करते हैं। ठीक है, या फिर रिएक्टर स्केल भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? वायु की आर्द्रता किसके द्वारा हम मापेंगे? हाइग्रोमीटर के द्वारा हम मापते हैं। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। रेफ्रिजरेटर और थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर और थर्मोस्टेट का जो कार्य होता है समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर और थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। ये किसका काम है? रेफ्रिजरेटर और थर्मोस्टेट का काम होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। जो भी ट्रेन होता है, ट्रेन के अंदर जो वोल्टेज होता है वो डीसी होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है वहाँ जो ऊपर से हम इंजन के अंदर जो करंट आ रहा होता है पेंटोग्राफ के द्वारा, वो आ रहा होता है एसी करंट, लेकिन ट्रेन के अंदर क्या रहता है? डीसी होता है। तो एसी से या डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है रेक्टिफायर। उसी तरह से आपका जो चार्जर है या फिर क्या कहते हैं, हाँ, इन्वर्टर होता है। इसमें भी क्या होता है, पहले आप क्या कहते हैं एसी को सप्लाई देते हैं, फिर वो एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी में कन्वर्ट कर देता है। डीसी जाके कहाँ स्टोर होता है? बैटरी में स्टोर होता है। किसके अंदर? इन्वर्टर के अंदर ये काम होता है। लेकिन चार्जर जो होता है, चार्जर भी हमारा जो बैटरी होता है, फिर कौन सा? फोन का बैटरी। फोन का बैटरी हमारा डीसी पे चार्ज होता है, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट वो डीसी पे चार्ज होता है, लेकिन हम सप्लाई एसी का देते हैं, तो वहाँ ट्रांसफार्मर क्या, वो जब आप खोल के चार्जर को कभी देखे होंगे तो उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर सेट होता है, जो कि इसको हम एसी से किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है? एसी से डीसी में कन्वर्ट करने वाला होता है रेक्टिफायर। ठीक है,
उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कौन कन्वर्ट करता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में ट्रांसफार्मर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। आप जो आपके घर के आसपास ट्रांसफार्मर लगा होगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है? निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करता है कौन? ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है। एसी से डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर बदलता है। निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में ये भी काम ट्रांसफार्मर का ही होता है, लेकिन इसको हम स्टेप अप कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसको स्टेप डाउन कहते हैं, ठीक है। यहाँ डीसी को एसी में कौन बदलता है? डीसी को एसी में बदलता है कौन? इन्वर्टर। डीसी को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर बदलता है। कुलित नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए करते हैं? कुलिज नालिका का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो एक्स तरंग उपयोग करने के लिए, एक्स तरंग का उत्पन्न करने के लिए कुलिज नालिका का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? थर्मोस्टेट का हम क्या यूज होता है? थर्मोस्टेट का यूज होता है तापमान को स्थिर रखना। तापमान को स्थिर रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? थर्मोस्टेट का। अति लघु समय अंतराल में सही मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? मतलब कम समय अंतराल के अंदर किसी भी चीज का हमको माप रखना है तो हम वहाँ पे परमाणु घड़ी का उपयोग करते हैं, परमाणु घड़ी का उपयोग करते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? रासायनिक ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ये करता है डायनेमो, बैटरी करता है। डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में करता है। यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक टू किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक में, विद्युत में, ठीक है। मोटर भी क्या करता है? मोटर में हम ये क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं और विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? यांत्रिक में। हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा लेता है और वापस हमको क्या देता है? ऊष्मा ऊर्जा देता है। हीटर उसमें विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और बैटरी क्या करता है? बैटरी में अंदर क्या रहता है? तो बैटरी के अंदर में रासायनिक पदार्थ रहता है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और डायनेमो को हम मशीन के द्वारा घुमाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा मिलता है उसमें और बाद में वो किस में कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब के मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? दाब को मापने के लिए तो बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, वायु दाब मापी होता है, ठीक है। थर्मोमीटर तो ताप मापने के लिए, हाइग्रोमीटर तो अभी बताए ही हैं, एनीमोमीटर, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर उपयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या मापा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है हमारा प्रतिरोध मापा जाता है। अननोन रेजिस्टेंस आर होती है उसको मापने के लिए, ठीक है। इसमें इसका शेप कैसा होता है? इस टाइप का होता है। एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, 3 नॉन रेजिस्टेंस होता है, एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इस तरह से ये होता है। इसमें 3 नॉन रेजिस्टेंस होता है, R1 R2 या फिर PQ RS ऐसे करके उससे हम अननोन रेजिस्टेंस का पता करते हैं।
साइक्लोस्टोन की एक एक ऐसी युक्ति है जो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है। कैसी युक्ति है, क्या काम करती है साइक्लोट्रॉन? तो वाहन में गति मापती है, नहीं आवेशित कणों की ऊर्जा प्रदान करती है। साइक्लोट्रॉन का क्या काम होता है? तो आवेशित कण को ऊर्जा का प्रदान करना। ठीक है, अब अगला देखते हैं। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? डिक्टाफोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्टाफोन कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है? पॉलीग्राफ होता है। ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ान अभिलेखी की तकनीक का नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी तकनीक का नाम है काला बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, जो कि सभी वायुयान या फिर क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर लगा होता है। उसके अंदर जो भी, जैसे हेलीकॉप्टर या फिर वायुयान चल रहा होता है तो उसके अंदर जो भी गतिविधियां हो रही होती है वो ब्लैक बॉक्स में हर साउंड के साथ रिकॉर्ड होती रहती है। ठीक है, तो इसमें अभिलेखी तकनीक का नाम क्या है? ब्लैक बॉक्स होता है। टेकोमीटर वेग मापी का उपयोग किस मापन के लिए किया जाता है? टेकोमीटर का उपयोग हम घूर्णन गति को पता करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने? आर्किमिडीज का दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाश वर्ष दूरी क्या होती है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? न्यूटन ने खोजा था। ठीक, एडिशन क्या खोजा थी? बल्ब की खोज किया था। वायु में की गति निम्नलिखित में किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। और वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्लैक होल का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था? ऑरस्टेड के द्वारा किया गया था, ऑरस्टेड के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक अश्वशक्ति HP बराबर 746 वाट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। खगोलीय इकाई किसके बराबर होती है? पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होती है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय, पृथ्वी सूर्य के बीच की औसत दूरी के खगोलीय मात्रक कहते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक किसको कहते हैं? इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक जो हम छत के ऊपर या फिर हाई बिल्डिंग के ऊपर ऐसा तीन तार निकला हुआ होता है जो कि हम लगाते हैं। ठीक है, और इसका कनेक्शन जो होता है वो हम लो रेजिस्टेंस, निम्न प्रतिरोध, वाले तार के द्वारा हम कहाँ कर देते हैं? नीचे जमीन में। ठीक है, अर्थिंग कर देते हैं, भूमिगत। निम्न वाले प्रतिरोध के तार के द्वारा क्या कर देते हैं? हम इसको भूमिगत कर देते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? तड़ित चालक कहते हैं। ये हाई बिल्डिंग, जो हाई एल्टीट्यूड वाले जो बिल्डिंग होते हैं, ज़्यादा ऊंचा बिल्डिंग के ऊपर ये सब लगाया जाता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है? चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पे होगी? मध्य में, किनारे पे, या सभी जगह पे। अभी चुंबक को आप ये इसको चेक करने के लिए आप ये देख सकते हैं, कोई भी चुंबक आप लीजिएगा, उसके चारों ओर कोई चुंबकीय पदार्थ को आप रख सकते हैं। देखिएगा सबसे ज्यादा उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके वो चिपकता है। ठीक है, तो दोनों किनारे पे किसी भी चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों किनारे पे हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर होता है। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पे? मध्य में सबसे कम होती है। किसी चुंबक की सबसे अधिक दोनों किनारे पे होती है, सबसे कम कहाँ पे होती है? मध्य में होती है। सभी जगह समान, ये भी गलत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, मिली हो जाता है 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, ठीक है। ये होता है मिली, ये होता है माइक्रो, ये होता है नैनो, ये होता है पिको, ये होता है 10⁻⁻15, इसको बोलते हैं फर्मी, ठीक है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ये होता है। तो माइक्रो कौन सा हो जाएगा? 10⁻6 हो जाएगा। 10⁻�9 रहेगा तो क्या हो जाएगा? नैनो हो जाएगा। 10⁻12 रहेगा तो क्या हो जाएगा? पिको हो जाएगा। हमसे नैनोमीटर पूछ रहा था तो 10⁻9 मीटर हो गया, ठीक है। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल के अंदर कैलोरी कितनी होती है? 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी इक्वल टू 1 जूल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए यहाँ तक में हमारा ये भी 50-50 मतलब टोटल हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हो गया इसमें, ठीक है। टोटल हमारा कितना क्वेश्चन पूरा हो गया? हमने 100 क्वेश्चन पूरा कर लिया है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हमने पहले इस वीडियो फर्स्ट सीरीज का ये पहला वीडियो है, इसमें हमने 100 क्वेश्चन पूरा कर लिया। हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपको पता है? तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन है 3000, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 3000। आप लोग सीरीज में बने रहिएगा तो आपको टोटल 3000 क्वेश्चन को हम करवा दिएंगे। वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। अभी तक मैं 2 सीरीज में अपने टोटल 100 क्वेश्चन आप देख चुके हैं, ठीक है। ये आपके लिए किस किस सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है? तो आरआरबी के जो भी सब्जेक्ट, आरआरबी के जो भी एग्जाम होंगे, ठीक है, जैसे कि एएलपी, एनटीपीसी, ठीक है, ग्रुप डी, ये सारे एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसके लिए आप बने रहिएगा। तो जो अभी तक यहाँ से देख, जो इसमें से जिसको जो समझ में नहीं आया, हो सकता है किसी किसी को समझ में नहीं आया हो, तो वो हमारे चैनल पे इसका पूरा वीडियो फिजिक्स का हम बता चुके हैं, तो उसको हम डाल देंगे, ठीक है। तो वो पूरा वीडियो हम डाल देंगे, हम चैनल में प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू।